हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है? टेंस को हम लोग बोलते हैं काम धन समय। टेंस की जो परिभाषा होती है किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेंस में। काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड होता है पास्ट टेंस, और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। इस प्रकार प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट का 4 पार्ट होता है, पास्ट का 4 पार्ट होता है, फ्यूचर का 4 पार्ट होता है। पहले हम इस 4 पार्ट के बारे में मेंशन करेंगे। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट होता है इंडेफिनिट, सेकेंड पार्ट होता है कॉन्टिन्यूअस। इसी कॉन्टिन्यूअस को हम लोग इम्परफेक्ट बोलते हैं, या इसी कॉन्टिन्यूअस को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव। थर्ड पार्ट होता है बेटा परफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव। फोर्थ पार्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जा सकता है। थर्ड पार्ट होगा प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव। और फोर्थ पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का लेके चलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट का एक पार्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं। थर्ड होगा पास्ट का पास्ट परफेक्ट या पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव। और थर्ड पार्ट होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर का जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा थर्ड वाला, सेकंड वाला। थर्ड वाला होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब फोर्थ पार्ट हो जाएगा उसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार कुल मिलाकर टेंस 12 प्रकार के हुए।
सारे टेंसों को पढ़ाने से पहले हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करी जाती है, वर्ब का होता है, वर्ब की पहचान कैसे करी जाती है, और ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। टेंस शुरू करने, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को दिखाएंगे। सब्जेक्ट को हम लोग यस से दिखाते हैं, सब्जेक्ट को यस से दिखाया जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ता। वर्ब को हम बी से दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कर्म। ऑब्जेक्ट को ओ से दिखाया जाता है, वर्ब को क्रिया बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को ओ से दिखाया जाता है, जिसको कहा जाता है कर्म। इसके बाद हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बारी बारी से जानेंगे कि हिंदी में कर्ता की पहचान। हिंदी में कर्ता को पहचानने का 3 नियम होता है। पहला इसका नियम होता है शब्द धन ने इक्वल टू सब्जेक्ट दैट इज इक्वल कर्ता। मतलब इसका हुआ कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में जिस शब्द के आगे ने शब्द लिखा होगा वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे राम ने खाना खाया, इस सेंटेंस में राम शब्द के आगे ने वर्ड लिखा है, इसलिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट राम होगा। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम लोग, राम टुक फूड। सब्जेक्ट को पहचानने का दूसरा रूल होता है शब्द प्लस का, की, के, पेपर, में, इत्यादि। कर्ता नहीं होगा। अगर किसी सेंटेंस में जिस शब्द के आगे का, की, के, में, पर, में इत्यादि शब्द लिखा होगा वो उस सब्जेक्ट का उस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ की तीन रानियां थीं। इस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे, इसमें देखेंगे अयोध्या के आगे के लिखा है, जिसके आगे के लिखा होगा, का लिखा होगा, की लिखा होगा, वो उसका सब्जेक्ट नहीं होगा। राजा दशरथ के आगे भी की लिखा है, यह भी इसका सब्जेक्ट नहीं होगा। तीन रानियां लिखा है, ये इसका सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वर्ब से ठीक पहले लिखा है, इसलिए यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्टरी देयर, जहाँ पे सेंटेंस पे इसका कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन इसको लिखा जाता है देयर। था, थी के लिए हम वर लिखेंगे, क्योंकि तीन रानियाँ प्लूरल नंबर में है। देयर वेयर 3 क्वीन। काकी के लिए हम लिखते हैं ऑफ। देयर वेयर 3 क्वीन ऑफ दशरथ। किंग ऑफ अयोध्या। सब्जेक्ट को पहचानने का तीसरा रूल होता है इसका, रूल नंबर 3।
बिना चिन्ह का शब्द कर्ता होगा। जैसे स्कूल का चपरासी घंटी बजाता है। इस सेंटेंस में लिखा है एग्जाम्पल इसका कि स्कूल का चपरासी घंटी बजाता है। इसमें स्कूल के बाद का वर्ड लिखा है, इसमें ऊपर चिन्ह लिखा गया था अगले रूल में, तो ये इसका सब्जेक्ट नहीं होगा, इसका सब्जेक्ट होगा चपरासी। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल का चपरासी। तो इसका मीनिंग करेंगे उल्टे से, चपरासी का स्कूल। तो चपरासी का मतलब होता है बेटा द पियोन। काकीके के लिए लिखेंगे हम लोग ऑफ, स्कूल के लिए लिखा जाता है स्कूल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बजाना होता है। रिंग मतलब रिंग का V⁴ लिखेंगे, रिंग्स। और घंटी के लिए लिखते हैं हम लोग द बेल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश में वर्ब को, किसी सेंटेंस में वर्ब को कैसे पहचाना जाता है। तो वर्ब को पहचानने का भी 3 नियम होता है। उसका रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट है इसका, क्रिया धन आ की मात्रा। जिस क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा लगा होगा उसका सब्जेक्ट एक वचन का होगा, मतलब सिंगुलर नंबर का होगा, और उसका जो जेंडर होगा वो मेल होगा। जैसे पढ़ता, लिखता, दौड़ता, खेलता इत्यादि। रूल नंबर 2 इसका कहता है, अगर किसी क्रिया के अंत में ई की मात्रा आ जाए तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वह एक वचन का होगा, मतलब सिंगुलर नंबर का होगा, और उसका जो जेंडर होगा वह स्त्रीलिंग का होगा, फेमिनाइन जेंडर। जैसे पढ़ती, रोती, दौड़ती, गाती इत्यादि। और रूल नंबर 3 इसका होता है, अगर किसी क्रिया के अंत में ए की मात्रा आ जाए, अगर किसी क्रिया के अंत में ए की मात्रा आ जाती है तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वह बहुवचन में होता है। बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर में होता है, और उसका जो सब्जेक्ट होता है, उसका जो जेंडर होता है वह पुल्लिंग होता है, फेमिनाइन जेंडर, सॉरी मैस्कुलाइन जेंडर। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे इसमें कर्म की पहचान,
हिंदी में कर्म की पहचान कैसे करते हैं लोग? हिंदी में कर्म की पहचान। कर्म को हम ओ से दिखाते हैं। ये दो टाइप्स का होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं वस्तुवाचक कर्म। वस्तुवाचक कर्म। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक कर्म। व्यक्तिवाचक कर्म। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स को दिखाता है। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती है। जिसमें जान नहीं होगी उसको हम दिखाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और जिसमें जान होती है उसको दिखाया जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब अगली टॉपिक हम देखेंगे इनमें कि अंग्रेजी में जो क्रिया होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो काइंड्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश। काइंड्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश। वर्ब को हम बी से दिखाते हैं। ये 5 टाइप्स की होती है। क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। जिसको मैं बोलता हूँ बी पावर 1, बी पावर 2, बी पावर 3, बी पावर 4, बी पावर 5। बी पावर 1 जो होता है वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है, बहुवचन। अब बी पावर 5 जो होता है वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं एक वचन। जैसे अगर एग्जांपल लेके समझना चाहें इसको, तो जाना होता है गो। गो का जो फर्स्ट फार्म होता है गो होता है, इसका सेकेंड फार्म होता है बेटा वेंट, थर्ड फार्म होता है इसका गॉन, फोर्थ फार्म होता है गोइंग। किसी भी वर्ब का अगर फोर्थ फार्म हमको फॉर्म करना पड़ता है या उसको फोर्थ फार्म बनाना पड़ता है, तो जो वर्ब का फर्स्ट फार्म होता है उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। और किसी भी वर्ब का अगर फिफ्थ फार्म बनाना पड़ता है तो उस वर्ब के फर्स्ट फार्म में हमको यस या ईएस ऐड कर देना पड़ता है। इस प्रकार यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब के 5 टाइप्स हो गए, बी पावर 1, बी पावर 2, बी पावर 3, बी पावर 4, बी पावर 5। बी पावर 1 को बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फार्म जैसे गो, वर्ब का सेकेंड फार्म जैसे वेंट, वर्ब का थर्ड फार्म जैसे गॉन, वर्ब का फोर्थ फार्म जैसे गोइंग, और वर्ब का फिफ्थ फार्म जैसे गोज। अगर वर्ब का फोर्थ फार्म बनाना है हमको, तो वर्ब के फर्स्ट फार्म में हम आईएनजी ऐड करेंगे, और वर्ब का फिफ्थ फार्म बनाना है तो उसके वर्ब के फर्स्ट फार्म में हमको ईएस या यस ऐड करना पड़ता है। और किसी भी वर्ब का जो फिफ्थ फार्म होता है हमेशा सिंगुलर होता है, और किसी भी वर्ब का जो फर्स्ट फार्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।